वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो में आप दार्जिलिंग के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। यह एक यूट्यूब ऑडियो बुक है जिसमें दार्जिलिंग के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को DHR भी कहा जाता है और प्यार से इसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन कहा जाता है। ये 2 फीट की नैरो गेज ट्रेन है जो भारत के पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। 88 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन का निर्माण 1879 और 1881 के बीच हुआ था और तब से इस रेल मार्ग पर यात्रा करना एक प्रतिष्ठित अनुभव रहा है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में यात्रा करने पर मनभावन पहाड़ी दृश्यों के साथ अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं और रास्ते में गांवों और स्थानीय दुकानों से गुजरते हैं जिन्हें देखकर बच्चे खुशी से हाथ हिलाते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग पहाड़ियों और निचले मैदानी इलाकों के विभिन्न हिस्सों के बीच महत्वपूर्ण परिवहन लिंक प्रदान करता है और यह सरासर इंजीनियरिंग आविष्कार और दूरदर्शिता का नमूना है। अन्यथा एक छोटा भाप इंजन लगभग असंभव मोड़ों और ढालों को पार करके छोटे डिब्बों को खड़ी पहाड़ियों तक कैसे खींच सकता है। शायद यही कारण है कि 2 दिसंबर 1999 को दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बाद में 2 और रेलवे लाइनें जोड़ी गईं और इस साइट को भारत के माउंटेन रेलवे के रूप में जाना जाने लगा। इस तरह के विरासत परिवहन पर यात्रा निस्संदेह आरामदायक और आकर्षक है, लेकिन प्रतिष्ठित भी है क्योंकि यह ट्रेन एक समय में देश में पहला और सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय परिवहन लिंक प्रदान करती थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की यात्रा से पहले अवश्य जानें। नोट: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन दार्जिलिंग को सिलीगुड़ी से जोड़ती है। भूमि में भारत के सबसे ऊंचाई वाले रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है और न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। ट्रेन दार्जिलिंग स्टेशन से प्रस्थान करती है और घूम तक जाती है जहां आगंतुकों के लिए DHR संग्रहालय देखने के लिए 25 मिनट का ठहराव है। वापसी यात्रा पर ट्रेन 10 मिनट के लिए बतासिया लूप पर रुकती है जहां से दार्जिलिंग पहुंचने से पहले माउंट कंचनजंगा और दार्जिलिंग शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का इतिहास। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की कहानी 1800 के दशक की है जब भारतीय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। उस समय दार्जिलिंग एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया था और कई अंग्रेज, ज्यादातर कोलकाता से, अपने परिवारों के साथ इस हिल स्टेशन पर आते थे। परिणामस्वरूप देश के इस हिस्से में यातायात काफी बढ़ गया। कोलकाता से दार्जिलिंग तक की यह यात्रा मूल रूप से लंबी और थकाऊ थी, जिसमें 2 सप्ताह से अधिक का समय लगा। पूर्वी बंगाल रेलवे और उत्तरी बंगाल रेलवे द्वारा कुछ रेलवे लाइनों के विकास के बाद भी दार्जिलिंग तक चढ़ना एक बड़ी समस्या बनी रही। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का जन्म तब हुआ जब पूर्वी बंगाल रेलवे के एक एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टेज ने 1878 में दार्जिलिंग का दौरा किया और रेलवे के माध्यम से सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने पहाड़ों के लिए निजी तौर पर चलने वाली ट्रेन के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अपनी योजना से मिलने वाले कई लाभों का उल्लेख किया। प्रस्ताव को सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया और 1879 में रेलवे और ट्रैक का निर्माण अंततः शुरू हुआ। भले ही ऐसी खड़ी ढलानों पर लाइनें बिछाना चुनौतीपूर्ण था, महान नवीन विचारों ने अंततः इस इंजीनियरिंग चमत्कार के विकास को जन्म दिया। टॉय ट्रेन जॉयराइड दार्जिलिंग से घूम और वापसी। दार्जिलिंग से घूम और वापसी तक की जॉयराइड 2 घंटे की राउंड ट्रिप है जो कुल 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समुद्र तल से 2225.7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घूम पूरे DHR ट्रैक पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेशन है। ट्रेन बतासिया लूप पर 10 मिनट के लिए रुकती है जहां यह एक सुंदर और अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के चारों ओर एक लूप बनाती है। यहां से आप आसानी से दार्जिलिंग शहर और बर्फ से ढकी कंचनजंगा चोटियों का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। गोरखा सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक भी यही बगीचे के मध्य में स्थित है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संग्रहालय की यात्रा के लिए ट्रेन 30 मिनट के लिए भी रुकती है। ये संग्रहालय स्टेशन परिसर में स्थित है और दावा करता है कि यहाँ सबसे पुराना टॉय ट्रेन इंजन सुरक्षित रूप से संरक्षित है। सुबह 7:40 बजे से शुरू होकर पूरे दिन में कुल 18 सवारी होती हैं। अंतिम सवारी शाम 4:20 बजे शुरू होती है। ध्यान रखें कि मौसम की मांग के आधार पर सवारी का समय और संख्या बदलती रहती है। अपनी पसंद के अनुसार आप भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन या डीजल इंजन वाली ट्रेन चुन सकते हैं। भाप इंजन ट्रेन एक प्रामाणिक और पारंपरिक अनुभव प्रदान करती है, लेकिन डीजल इंजन ट्रेन की तुलना में महंगी है। डीजल इंजन की सवारी INR 800 सभी प्रथम श्रेणी की सीटें। स्टीम इंजन की सवारी INR 1300 सभी प्रथम श्रेणी की सीटें।
ये एक राउंड ट्रिप के लिए किराए हैं, यानी दार्जिलिंग घूम दार्जिलिंग, और इसमें DH4 संग्रहालय के लिए प्रवेश शुल्क शामिल है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है। टॉय ट्रेन जंगल सफारी सिलीगुड़ी से रंगटोंग और वापसी। टॉय ट्रेन जंगल सफारी सिलीगुड़ी जंक्शन और रंगटोंग स्टेशन के बीच चलती है। ये 3 घंटे की राउंड ट्रिप ट्रेन सफारी आपको रंगटोंग तक ले जाती है, जो सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव है जो 1404 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिलीगुड़ी जंक्शन से 16 किलोमीटर दूर है। जंगल सफारी यात्रियों को महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से ले जाती है, जो सुकना और रंगटोंग स्टेशन के आसपास स्थित है। सफारी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन सौगात है और तिंधरिया से घाटी के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। टॉय ट्रेन सफारी राइड का शेड्यूल। ट्रेन सुबह 10:30 बजे सिलीगुड़ी जंक्शन से निकलती है और 11:50 बजे रंगटोंग पहुंचती है, जहां ये 20 मिनट के लिए रुकती है। ट्रेन दोपहर 1:35 बजे वापस सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचती है। पूरी यात्रा में लगभग 3 घंटे लगते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में सीट बुक करने की प्रक्रिया किसी भी अन्य ट्रेन के समान ही है। आप भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या किसी कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। सुझावों। 1. सुनिश्चित करें कि आप अपने टिकट पहले से ही बुक कर लें, खासकर व्यस्त सीजन के दौरान। 2. कोशिश करें और सुनिश्चित होने के लिए दार्जिलिंग पहुंचने से पहले अपने टिकट बुक कर लें। 3. कोई भी भारतीय रेलवे की साइट rctc.co.in पर ऑनलाइन टिकट खरीद सकता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कैसे पहुंचे? निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो दार्जिलिंग से 96 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप दार्जिलिंग पहुंचने के लिए कैब किराए पर ले सकते हैं। आसपास के सभी राज्यों से बस सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं। एक बार जब आप दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा विकल्प टैक्सी किराए पर लेना है, जो आमतौर पर साझा आधार पर उपलब्ध होती है या साझा जीप लेना होता है। टाइगर हिल 2590 मीटर की ऊंचाई पर और दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टाइगर हिल सूर्योदय के शानदार दृश्यों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जहां से आप कम ऊंचाई पर सूरज दिखाई देने से पहले कंचनजंगा की चोटियों को रोशन होते देख सकते हैं। कपास के बादलों के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार दृश्य देश भर से पर्यटकों को टाइगर हिल की ओर आकर्षित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह घूम का शिखर भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। दार्जिलिंग से सुबह 3:30 बजे का समय है। टाइगर हिल पर सुबह 4:15 बजे पहुंचने का समय है। सर्दियों में सूर्योदय के समय में देरी के कारण शुरुआती समय सुबह 4:15 बजे हो जाता है। पीक सीजन के दौरान जीपों और कारों के काफिले से सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। सूर्योदय स्थल तक जाने के लिए पार्किंग स्थल से पैदल थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति शहर की किसी ट्रैवल एजेंसी से 1200-1800 रुपये में कार या इनोवा बुक कर सकता है या प्रति व्यक्ति 200 रुपये का भुगतान कर सकता है। टाइगर हिल पर सूर्योदय। यदि आप कंचनजंगा की जुड़वां चोटियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ते हुए देखना चाहते हैं, साथ ही इसके किनारे खड़ी चोटियों से झांकते हुए एवरेस्ट का मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं, तो टाइगर हिल्स आपके लिए उपयुक्त है। आपके लिए सही सूर्योदय देखने का स्थान। घूम का शिखर टाइगर हिल का उच्चतम बिंदु है, जो माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के अद्भुत सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। भोर में सूरज की रोशनी की पहली किरण बर्फ से ढके पहाड़ की नोक को हल्के नारंगी रंग में बदल देती है, एक ऐसा दृश्य जिसे देखने लायक नहीं है। टाइगर हिल व्यू पॉइंट। टाइगर हिल ग्रेटर हिमालय के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक प्रस्तुत करता है। कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रंगों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन से जगमगा उठती है। माउंट एवरेस्ट और 8000 जोड़ मीटर से संबंधित कई अन्य पर्वत चोटियों को इस पहाड़ी की चोटी से आसानी से देखा जा सकता है। आप जिस दिन साफ मौसम हो उस दिन करसियांग शहर के साथ साथ दक्षिण की नदियों को भी देख सकते हैं। तीस्ता, महानंदा, मेची और बालासन। टाइगर हिल की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय शरद ऋतु मध्य अक्टूबर से दिसंबर और वसंत मध्य फरवरी से अप्रैल होगा, जहां आप बर्फ से ढके पहाड़ों को उनकी पूरी महिमा में देख सकते हैं। बतासिया लूप। शायद पूरे दार्जिलिंग में सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक, बतासिया लूप एक हरा भरा खिलौना ट्रेन मार्ग है जिसका उद्देश्य दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ऊंचाई को कम करना है। इस शानदार आकर्षण का अनोखा डिजाइन ट्रैक को पहाड़ी की चोटी पर बनी सुरंग के माध्यम से अपने चारों ओर लपेटने की अनुमति देता है। बतासिया लूप के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता है, जो देखने में अद्भुत है।
हिल कार्ट रोड NH 55 पर स्थित आप दार्जिलिंग के हरे भरे वैभव के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। भूम में स्थित, जो दार्जिलिंग से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, बतासिया लूप के शानदार मार्ग को बनाने के पीछे का उद्देश्य दार्जिलिंग के इलाके के आसपास नेविगेशन को आसान बनाना था। ये पहाड़ी वनस्पतियों के पन्ना कालीनों के बीच से निकलता है और एक तरफ कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों को भी देखता है। रास्ते में मनमोहक फूलों की कतार है, जिससे टाइगर हिल का आकर्षक सूर्योदय देखने के बाद बतासिया लूप की यात्रा अवश्य हो जाती है। बादलों की सफेदी को चीरती हुई और इलाके की हरी भरी सुंदरता में गहराई तक उतरती हुई ट्रेन का दृश्य एक ताज़ा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। बतासिया लूप में पर्यटन स्थलों का भ्रमण। इको गार्डन। बतासिया के इस उद्यान में जैविक खेती और वृक्षारोपण की सुविधा है। रोडोडेंड्रोन, सिल्वर और गिंको बिलोबा जैसी कई दुर्लभ और अनसुनी प्रजातियां हैं जो बगीचों को अपना घर कहती हैं। युद्ध स्मारक। दार्जिलिंग के गोरखा सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए बतासिया लूप के नजदीक एक युद्ध स्मारक स्थित है, जिसमें एक स्मारक और एक गोरखा सैनिक की मूर्ति है। युद्ध स्मारक को 22 मार्च 1995 को मंजूरी दी गई थी और यह बतासिया लूप की एक महत्वपूर्ण चौकी है। पहाड़ों की गोद से उठते हुए आप यहां से कंचनजंगा को उसकी पूरी महिमा में भी देख सकते हैं। फोटोग्राफी। बतासिया लूप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां आगंतुकों के लिए कई गतिविधियां होती हैं, जैसे पास के पहाड़ों को दूरबीन से देखना और पारंपरिक पोशाक में फोटोग्राफी करना। बतासिया लूप तक कैसे पहुंचे? दार्जिलिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आप दार्जिलिंग से घूम तक टैक्सी या कैब लेकर बतासिया लूप तक पहुंच सकते हैं, जिसमें लगभग 20 मिनट लगते हैं। दार्जिलिंग रोपवे। दार्जिलिंग दुनिया भर में सबसे सुरम्य हिल स्टेशनों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जहां आप शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर हरे भरे चाय के बागानों से भरपूर आकर्षक घाटी तक अनगिनत उत्कृष्ट परिदृश्य देख सकते हैं। इस कारण से दार्जिलिंग रोपवे खुद को दार्जिलिंग के एक प्रमुख आकर्षण के रूप में पाता है, जो अपने यात्रियों को जादुई घाटी में यात्रा करते समय दिव्य मनोरम दृश्यों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। 1968 में स्थापित दार्जिलिंग रोपवे भारत की पहली केबल कार प्रणाली है, जो घाटियों में चाय बागानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी, जहां तक पहुंच आसान नहीं थी। आज यह एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करता है, जो दार्जिलिंग के दृश्यों की सुंदरता को सर्वोत्तम तरीके से अनुभव करने के लिए पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। 16 केबल कारों के साथ प्रत्येक कार में 6 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि यह सिंगमारी के नॉर्थ पॉइंट से आकर्षक रामबन नदी के किनारे स्थित सिंगला बाजार तक यात्रा करती है और यात्रियों को 7000 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है। दार्जिलिंग के असंख्य चाय बागानों, गिरते झरनों और राजसी कंचनजंगा का दृश्य इस अनुभव को दार्जिलिंग के प्रत्येक पर्यटक के लिए आवश्यक बना देता है। गोंडोला मध्यम गति से चलता है, जिससे यात्रियों को कुछ शानदार फोटो खींचने के अच्छे अवसर मिलते हैं। यात्रा के निचले सिरे पर केबल कार थोड़ी देर के लिए रुकती है, जहां यात्री सिंगामारी बेस स्टेशन पर वापस जाने से पहले सुंदर चाय बागानों का पता लगा सकते हैं या छोटे पहाड़ी कैफे में आराम कर सकते हैं। दार्जिलिंग रोपवे पर जाने के लिए टिप्स। 1. रखरखाव कार्यों के लिए रोपवे हर महीने की 19 तारीख को बंद रहता है। 2. जबकि वास्तविक रोपवे अनुभव की अवधि 45 मिनट से 1 घंटे तक है, इस प्रमुख आकर्षण का अनुभव करने के लिए पर्यटकों की लंबी कतार लगी रहती है। प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए पहले जाने की सलाह दी जाती है। दार्जिलिंग रोपवे तक कैसे पहुंचें? दार्जिलिंग रोपवे या केबल कार स्टेशन दार्जिलिंग के चौक बाजार से 3 किलोमीटर दूर सिंगमारी में स्थित है। चौक बाजार से निजी कैब या साझा जीप उपलब्ध हैं, जिन्हें यातायात के अभाव में पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। लेबॉन कार्ट रोड पर नॉर्थ पॉइंट पर सेंट जोसेफ कॉलेज के करीब एक संकीर्ण और खड़ी सीढ़ी है जो सिंगामारी केबल कार स्टेशन की ओर जाती है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का इतिहास। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी द्वारा 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उल्लेखनीय उपलब्धि को स्वीकार करते हुए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की। संस्थान की स्थापना सबसे पहले लेबॉन कार्ट रोड में रॉयविला में की गई थी, जहां विवेकानंद जी की महान शिष्या सिस्टर निवेदिता ने अपने अंतिम कुछ दिन बिताए थे। कुछ ही समय में संस्थान पर्वतारोहण के बढ़ते खेल में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया और युवाओं के मन में पहाड़ों पर विजय पाने और नई चुनौतियों का सामना करने की आग प्रज्वलित कर दी। सिस्टर निवेदिता के निधन के बाद संस्थान को उसके वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि दार्जिलिंग तेंजिंग नोर्गे का गृहनगर था और राजसी हिमालय के बीच बसा एक खूबसूरत शहर था,
इसलिए उन्होंने वहां इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना करने का फैसला किया। एवरेस्ट अभियान के बाद तेंजिंग नोर्गे ने अपना अधिकांश समय हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में फील्ड ट्रेनिंग के निदेशक के रूप में बिताया। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान में पाठ्यक्रमों की पेशकश। वे कहते हैं, जीवन एक साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं, और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान इसी नियम पर कायम है। ये प्रसिद्ध प्रतिष्ठान अपने सभी छात्रों को साहसिक कार्यों को चुनौती देने और उनसे सीधे निपटने के लिए आवश्यक कौशल सेट और तकनीक विकसित करने में मदद और मार्गदर्शन करता है। साहसिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जो ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्राफ्ट और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के दौरान छात्रों को एड्रेनालाइन से भर देते हैं, जो कामरेडशिप, सहिष्णुता, अनुशासन और आत्मनिर्भरता बनाने में मदद करते हैं। इच्छुक पर्वतारोहियों के लिए बुनियादी और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम और विकलांग छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम इस संस्थान के सावधानीपूर्वक नियोजित और प्रभावी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। समय समय पर मांग पर आयोजित विशेष पाठ्यक्रमों के अलावा यहाँ 16 निर्धारित पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम है 28 दिवसीय बेसिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम। अनुकूलन, सैद्धांतिक प्रशिक्षण, ट्रैकिंग और क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल है। 28 दिवसीय एडवांस पर्वतारोहण पाठ्यक्रम किसी को एक विशेषज्ञ पर्वतारोही बनाता है। साहसिक पाठ्यक्रम रॉक क्लाइंबिंग, कैंपिंग और अन्य आउटबाउंड साहसिक गतिविधियां और दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण क्षेत्र। इस संस्थान का प्रशिक्षण क्षेत्र अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों से सुसज्जित है, जो नवीनतम तकनीकों और प्रावधानों से अद्यतन है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के लिए अनुभव यथासंभव सुखद और सुविधाजनक हो। वास्तव में, उपकरण विंग में जया मेमोरियल फंड स्टोर पर्यटकों और साहसिक प्रेमियों को एड्रेनालाइन के स्वाद के लिए इस उपकरण को किराए पर लेने की सुविधा देता है। ये सामग्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किराए पर ली जाती है। बाधा पाठ्यक्रम। इंडोर प्रशिक्षण क्षेत्र। आउटडोर प्रशिक्षण क्षेत्र, जिम, प्रशिक्षण दीवारें, तेंजिंग रॉक्स, गोम्बू रॉक्स। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में वह सब कुछ है जो आपको एक सफल पर्वतारोही बनने के लिए चाहिए। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान तक कैसे पहुँचें? संस्थान बच हिल पार्क पर स्थित है। आप या तो जवाहर रोड पर लगभग 30 मिनट चलकर संस्थान तक पहुंच सकते हैं या एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, उसे बगल में पार्क कर सकते हैं और फिर 5-6 मिनट पैदल चल सकते हैं। रॉक गार्डन। रॉक गार्डन प्राकृतिक झरने से घिरा एक उत्कृष्ट पिकनिक स्थल है, जिसे चुन्नू समरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे बारबोटी रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो सुंदर पहाड़ी जलधारा के साथ साथ आकर्षक फूलों के बगीचों और विभिन्न स्तरों पर बैठने की व्यवस्था से ढकी ढलान से घिरा हुआ है। दार्जिलिंग की यात्रा करने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए ये सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। जगह के अलावा दार्जिलिंग रॉक गार्डन का मार्ग भी एक रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां किसी को रॉक गार्डन के अद्भुत दृश्य तक पहुंचने से पहले चट्टानी पहाड़ियों और तेज हेयपिन और बेहद खड़ी सड़कों से भरी हरियाली से भरी एक सुंदर यात्रा से गुजरना पड़ता है। चुन्नू ग्रीष्म पतन की सुखद ध्वनि के साथ बादलों के बीच स्थित है। पर्यटकों का आकर्षण केंद्र चाय के बागानों और फूलों के बगीचों से घिरा हुआ है, जिसके शीर्ष पर एक शांतिपूर्ण झील है, जहां पर्यटक एक सुंदर समय बिता सकते हैं और लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आराम कर सकते हैं। रॉक गार्डन की मुख्य विशेषताएं। 1. गंगा माया पार्क। दार्जिलिंग में रॉक गार्डन का दौरा करते समय किसी को गंगा माया पार्क का दौरा करना नहीं भूलना चाहिए, जो बगीचे से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे स्थित है। इस पर्यटक आकर्षण का नाम GNLF आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के निर्दोष पीड़ित के नाम पर रखा गया है। यह एक छोटी झील के साथ एक बहुत ही यादगार गंतव्य है जो आगंतुकों को नौकायन सेवाएं प्रदान करता है। पर्यटक गोरखा लोक नर्तकों के प्रदर्शन का भी आनंद ले सकते हैं, जिसे देखना आनंददायक है। इसके अलावा गंगा माया पार्क आरामदायक वातावरण के साथ फूलों के बगीचों और फव्वारों से भी सुसज्जित है। दार्जिलिंग रॉक गार्डन कैसे पहुंचें? दार्जिलिंग रॉक गार्डन पहुंचने के लिए निकटतम बस स्टैंड सिलीगुड़ी और तकदाह बस स्टैंड है, जो लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। बस स्टैंड से विभिन्न टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं जो आपको लगभग 40 मिनट में रॉक गार्डन पहुंचा देंगी। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला रेंज में समुद्र से 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रारंभ में एक वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान में कुंवारी रोडोडेंड्रोन जंगलों, अल्पाइन घाटी और जानवरों और ऑर्किड की दुर्लभ प्रजातियों की एक सुंदर 78.60 वर्ग किमी भूमि शामिल है। ये हिमालय की चोटी के लुभावने मन को झकझोर देने वाले दृश्य के लिए सबसे प्रसिद्ध है,
जो नेपाल से सिक्किम और भूटान तक विशाल हिमालय का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। सिंगालीला अत्यंत दुर्लभ और विदेशी लाल पांडा और हिमालयी काले भालू का घर है। यह अद्भुत सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ रहने वाले सभी वन्यजीवों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यह क्षेत्र जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सख्ती से आरक्षित है और विकासात्मक वानिकी, अवैध शिकार और खेती पर चराई जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान ट्रैकिंग मार्ग का भी हिस्सा है और ट्रेकर्स और साहसिक प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सिंगालीला नेशनल पार्क का नाम सिंगालीला स्पर से लिया गया है, जो पार्क से होकर गुजरता है, उत्तर में कंचनजंगा पर्वत से उतरता है और दक्षिण में गंगा के मैदानों के उत्तरी किनारे तक चलता है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा से पहले अवश्य जानें। टिप्स 1. पार्क तक जाने वाली सड़कें गोलाकार हैं, इसलिए यात्रा लहरों की गति जैसी महसूस हो सकती है। उचित सावधानी बरतें। 2. ट्रैक काफी थका देने वाला हो सकता है, इसके लिए पर्याप्त भोजन और पेय पदार्थ लें। 3. पार्क की सड़क यात्रा अद्भुत और बहुत सौंदर्यपूर्ण है, अपने कैमरों के साथ तैयार रहें। 4. घने जंगल में बिना मार्गदर्शन के न जाएं। परमिट। सिंगालीला नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वन विभाग से परमिट लेना अनिवार्य है। परमिट या तो मानेभंजन स्थित वन विभाग कार्यालय से या तुमलिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार से प्राप्त किया जा सकता है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएं। 1. कैंपिंग, डेरा डालना। सिंगालीला नेशनल पार्क में कैंपिंग करना जीवन भर का अनुभव है और कैंपिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए शुल्क के लिए मानेभंजन चेक पोस्ट पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। शुल्क कैंपिंग टेंट की संख्या, कैंपिंग स्थल किस क्षेत्र में तय किया जाएगा और कैंपर कितने गियर ले जाएंगे, इस पर निर्भर करता है। जो लोग संदिग्फू से ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उन्हें फालूद के रास्ते में शिविर लगाने के लिए कई जगहें मिलेंगी। 2. पक्षी देखना, पंछी देखना। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और विदेशी पक्षियों का घर है और जो कोई भी जंगल में आता है वह सुंदर झुंड को देखने का मौका पाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 200 प्रजातियां हैं। यदि कोई व्यक्ति बर्ड वॉचिंग करने की योजना बना रहा है तो ऐसा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर-मार्च होगा। किसी प्रवेश शुल्क की आवश्यकता नहीं है और अप्रत्याशित बारिश शुरू होने की स्थिति में कुछ महीने पहले कार्यक्रम की योजना बनाने की भी सलाह दी जाती है। नाइटिंगेल पार्क, दार्जिलिंग के मंत्रमुग्ध कर देने वाले हिल स्टेशन में स्थित नाइटिंगेल पार्क एक सार्वजनिक पार्क क्षेत्र है जहां कंचनजंगा पर्वतमाला के भव्य दृश्यों का आनंद लेने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग अक्सर आते हैं। ये हरी भरी हरियाली और सुखदायक हवाओं के बीच आराम करने और तरोताजा होने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस पार्क को पहले द श्रुबरी कहा जाता था, जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये सर थॉमस टार्टन के बंगले का निजी प्रांगण था। एक ढके हुए तोरणद्वार से घिरा प्रवेश द्वार आपको इस अंडाकार आकार के पार्क के चारों ओर कंकड़युक्त पैदल मार्गों की ओर ले जाता है। चूंकि नाइटिंगेल पार्क थोड़ा ऊंचे भूभाग पर है, इसलिए आपको इस हरे भरे आश्रय स्थल में प्रवेश के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी। पार्क लगभग 4 वर्षों तक नवीनीकरण के लिए बंद था और 2011 से जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। यहाँ भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति, शानदार दृश्यों के साथ एक संगीतमय फव्वारा है। नाइटिंगेल पार्क कैसे पहुँचें? दार्जिलिंग के जवाहर रोड पर चौरास्ता मॉल के करीब स्थित नाइटिंगेल पार्क तक 10 मिनट की सामान्य पैदल दूरी से पहुंचा जा सकता है। जापानी शांति पैगोडा, दार्जिलिंग में जलपहाड़ पहाड़ियों की ढलान पर स्थित पीस पैगोडा या जापानी पीस पैगोडा समाज के विभिन्न संप्रदायों के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और सद्भावना स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए शांति पैगोडा में से एक है। अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध ये कंचनजंगा चोटी सहित बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसे शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पीस पैगोडा का निर्माण जापान के बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फूजी के मार्गदर्शन में किया गया था। इसकी आधारशिला 3 नवंबर 1972 को रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1992 को किया गया था। M.O. का द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके निर्माण को पूरा करने में 36 महीने लगे। शिवालय में मैत्रेय बुद्ध सहित बुद्ध के 4 अवतार हैं और इसे शांति की तलाश में विभिन्न जाति के लोगों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया था। शांति पैगोडा की वास्तुकला, जापान के डॉक्टर M.O. का द्वारा डिजाइन किए गए पीस पैगोडा को बनाने में 3 साल लगे। ये बुद्ध के 4 अवतारों को प्रदर्शित करता है और 28.5 मीटर की ऊंचाई और 23 मीटर के व्यास के साथ दार्जिलिंग में सबसे ऊंची स्वतंत्र खड़ी संरचना है। सीढ़ियों के दोनों किनारों पर शेरों के 2 ठोस मॉडल खड़े हैं और दीवारों में बुद्ध के अवतारों को उकेरा गया है और उन्हें सोने के रंग में पॉलिश किया गया है। वे बुद्ध की बैठने,
सोने, खड़े होने और ध्यान करने जैसी मुद्राएं दिखाते हैं। बुद्ध के जीवन और उनके अवशेषों को दर्शाती सुंदर कलाकृतियां बलुआ पत्थरों पर उकेरी गई हैं जो लकड़ी के ढांचे की तरह दिखती हैं। इसमें वैशाली में आम्रपाली द्वारा आम के बाग का उपहार और सिद्धार्थ का महाप्रस्थान जैसे पौराणिक चित्रण हैं। शिवालय के शीर्ष से आपको पास के जापानी मंदिर, देवदार के पेड़ों की कतारें और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दार्जिलिंग शांति पगोडा तक कैसे पहुँचें? जापानी पीस पैगोडा दार्जिलिंग में जलपहाड़ पहाड़ियों की ढलान पर स्थित है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कार द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। संदकफू ट्रैक। संदकफू चोटी 11,941 फीट पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज की सबसे ऊंची चोटी लगभग नेपाल की सीमा के पास ये सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के बहुत करीब स्थित है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू आपको दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 का शानदार दृश्य दिखाती है। सबसे अच्छा दृश्य कंचनजंगा पर्वत का है। आप कार या ट्रैकिंग द्वारा शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रैक मानेभंजन से शुरू होकर पहाड़ी तक 51 किलोमीटर लंबा एक खूबसूरत रास्ता है। संदकफू को जहरीले पौधों का पहाड़ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिमालयी कोबरा लिली की बहुतायत है। चूंकि यह एक कठिन यात्रा है, इसलिए सलाह दी जाती है कि इसे अपनी पूरी फिटनेस सुनिश्चित करने के बाद ही करें। चुनौतीपूर्ण घाटियों से लेकर रोडोडेंड्रोन मैग्नोलिया से युक्त हरी भरी भूमि तक कई अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए शिखर तक की यात्रा काफी रोमांचक है। प्रिमुलस और जीवंत जंगली फूल ऑर्किड की लगभग 600 किस्मों के साथ यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। संदकफू सिंगालीला ट्रैक। संदकफू ट्रैक एक बहुत ही खूबसूरत पैदल यात्रा है जो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के अधिकांश भाग से होकर गुजरती है। वहाँ मैग्नोलिया और रोडोडेंड्रोन, दुर्लभ और सुंदर ऑर्किड और मीलों तक बीच और स्प्रूस के पेड़ों से सजे रास्ते हैं। अकेले संदकफू और सिंगलिला में 600 से अधिक विभिन्न प्रकार के ऑर्किड हैं और वसंत के महीनों में पूरी तरह से खिलते हैं। आप पार्क में लाल पांडा भी देख सकते हैं। मानेभंजन से संदकफू तक का सफर लगभग 32 किलोमीटर का है और इसे पूरा होने में लगभग 3 दिन लगते हैं। अनुभवी ट्रेकर्स के लिए इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। रास्ता अच्छी तरह से तय किया गया है और किसी को ट्रैक के लिए दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे। यदि आप संदकफू के बाद फालूत तक आगे जाने की योजना बनाते हैं तो ये लगभग 20 किलोमीटर अधिक आता है। ये काफी कठिन है और इसमें समय लगता है, खासकर संदकफू की 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद। कैंपिंग आश्रय। चूंकि आप ट्रैकिंग यात्रा पर हैं, इसलिए आप अपना कैंपिंग टेंट साथ लेकर चलेंगे। हालांकि आपके पास विभिन्न कैंपसाइट्स पर होमस्टे और गेस्ट हाउस के विकल्प भी होंगे। संदकफू ट्रैक तक कैसे पहुंचें? संदकफू ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु मानेभंजन, अंतिम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी और बागडोगरा हवाई अड्डे से ड्राइव करके लगभग 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अगर सीधी कैब उपलब्ध नहीं है तो आप मिरिक से ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। रेल एनजेपी ट्रैक के बेस कैंप के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए वहां से कैब या बस किराए पर लें। सुझावों। 1. चाहे आप किसी भी मौसम में यात्रा कर रहे हों, सुनिश्चित करें कि आप गर्म कपड़े अपने साथ रखें। 2. अपना खुद का ट्रैकिंग गियर और उपकरण साथ रखें और हमेशा तैयार रहें। 3. रास्ते के लिए एक चिकित्सा सहायता किट और अपनी सामान्य दवाएं साथ रखें। 4. ट्रैकिंग जूतों की एक अच्छी जोड़ी जरूरी है। 5. अगर आप मानसून के मौसम में यात्रा कर रहे हैं तो रेनगियर अपने साथ रखें। 6. सुनिश्चित करें कि आपने क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए आवश्यक सभी परमिट पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। 7. सुनिश्चित करें कि आप अतिरिक्त बैटरियां अपने साथ रखें क्योंकि बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। 8. एक अच्छी तरह से सूचित और प्रशिक्षित मार्गदर्शक बहुत महत्वपूर्ण है और गलतफहमी से बचने के लिए सभी छोटी छोटी बातों पर पहले से ही ध्यान देना सुनिश्चित करें।